Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am Rafiq. In last videos, we have revised and understood coordinate system, straight line, points, circles and parabola. पैराबोला जैसा कि हमने देखा था एक कॉनिक का पार्ट होता है। कॉनिक में सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये कर्व्स कंबाइंडली या संयुक्त रूप से कॉनिक कहलाते हैं। और कॉनिक की डेफिनेशन क्या थी? एक फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट एस, एक नियत बिंदु और एक नियत रेखा ले ली जाए और एक बिंदु P इस प्रकार मूव करे कि P की इस निश्चित बिंदु से दूरी यानी डिस्टेंस PS और P की इस निश्चित रेखा से लंबिक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको अगर हम PM नाम दे दें, तो इन दोनों दूरियों का अनुपात PS/PM अचर रहे और वो अचर मान लो E है। देन द लोकस ऑफ दिस पॉइंट P, इस P बिंदु का बिंदु पथ एक कॉनिक कहलाता है। कॉनिक या कॉनिक सेक्शन, या इसको हम कहते हैं शांकव या शंकु परिच्छेद। ये एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है किसी कॉनिक की, और ये जो कांस्टेंट रेशियो है, अचर अनुपात है, इसको हम बोलते हैं उत्केंद्रता या एक्सेंट्रिसिटी। अब ये जो कांस्टेंट रेशियो है ये कितना है, इस आधार पर कॉनिक का ये विभाजन होता है। जब E = 1 होता है तो ये पैराबोला की डेफिनेशन हो जाती है। जब E एक से छोटा पॉजिटिव नंबर होता है तो ये इलिप्स की डेफिनेशन हो जाती है, और जब E एक से बड़ा कांस्टेंट होता है तो ये कर्व हाइपरबोला हो जाता है, अतिपरवलय हो जाता है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन कॉनिक की हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। आज हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इलिप्स पर। हम इलिप्स शुरू कर रहे हैं, और इलिप्स या दीर्घवृत्त की वही परिभाषा हो जाएगी, एक बिंदु P का बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक निश्चित रेखा से लंबिक दूरी का अनुपात अचर हो, और वो अचर अनुपात 1 से कम पॉजिटिव संख्या हो। तो इलिप्स की परिभाषा इस तरह से होगी, दीर्घवृत्त या इलिप्स। दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ है या होता है जो एक समतल पर इस प्रकार गमन करे कि समतल पर विद्यमान एक स्थिर बिंदु S, जिसे हम नाभि कहेंगे, से P की दूरी PS और समतल पर ही विद्यमान एक नियत रेखा LN, जिसे हम नेता कहेंगे, से P की लंबिक दूरी का अनुपात एक अचर E रहे, और वो E 0 और 1 के बीच में हो। ये अनुपात जब 0-1 के बीच में होगा तो यही परिभाषा इलिप्स की हो जाएगी। जब ये अनुपात 1 था तो यही परिभाषा परवलय की थी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर सब कुछ एक प्लेन पर है। जो नियत बिंदु S है वो एक समतल पर है, उसी समतल पर वो नियत रेखा LN है, और उसी समतल पर वो मूविंग पॉइंट P होगा जिसका बिंदु पथ दीर्घवृत्त कहलाएगा। यानी एवरीथिंग इज ऑन ए सेम प्लेन। तो ये दीर्घवृत्त की परिभाषा है। दीर्घवृत्त का समीकरण और
पर्टिकुलरली मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ये हम आज ड्राइव करने जा रहे हैं। शेप उसकी कैसी होती है वो हम पहले देख लें। ये दीर्घवृत्त की शेप है। सर्किल में परफेक्ट सिमेट्री होती है, एलिप्स में वैसा नहीं होता है। जैसे हम सर्किल जानते हैं, सर्किल का जो सेंटर होता है उससे पास होने वाली कोई भी उसकी कॉर्ड जीवा व्यास कहलाती है, और सारे व्यास समान लंबाई के होते हैं वृत्त में। दीर्घवृत्त में ऐसा नहीं होता, दीर्घवृत्त का भी केंद्र होता है, उससे गुजरने वाली हर जीवा दीर्घवृत्त का व्यास कहलाएगी, लेकिन वो व्यास अलग अलग लंबाई के होते हैं। जैसे ये व्यास दीर्घवृत्त का ज़्यादा लंबाई का है, ये कम लंबाई का है, और बीच की लंबाई के होंगे। तो ये अंतर है। दीर्घवृत्त की शेप लाइक दिस होती है। तो परिभाषा जो दीर्घवृत्त की है उस पर वापस आएं। एक स्थिर रेखा जो हमने यहाँ पर ले ली है, या इस फिगर में समझें तो ये स्थिर रेखा और ये स्थिर बिंदु। अब P इस प्रकार मूव करे कि P जहाँ जहाँ जाए, P की हर स्थिति में P की स्थिर बिंदु S से दूरी और P की इस नियत रेखा से लांबिक दूरी का अनुपात अचर बना रहे। तो P की सारी स्थितियाँ जो होंगी उनको मिलाने से जो कर्व बनेगा वो दीर्घवृत्त कहलाएगा। तो ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस या बिंदुपथ दीर्घवृत्त कहलाता है। अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण। दीर्घवृत्त के मानक समीकरण में, मानक क्यों कह रहे हैं, जो स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा है वो तो कहीं भी हो सकते हैं, उनके सापेक्ष हम अक्षों का चयन इस पर्टिकुलर तरीके से करें ताकि जो दीर्घवृत्त का इक्वेशन आए वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाए, तब हम उसको मानक रूप कहते हैं। वो अक्षों का चयन कैसे करना है पहले उसको हम रफली भी समझ लें, उसके बाद जो फिगर हमने बना रखा है उसमें समझेंगे। जो भी स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है उसको हमने नाम दे दिया LN, जो कि नेता कहलाएगी, और जो फिक्स बिंदु दे रखा है S, जो कि नाभि कहलाएगी, वो लें और वहाँ से शुरू करें। यानी जब हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा हो, ज्ञात करना होगा, तो हमें 3 चीज़ें बता रखी होंगी। दीर्घवृत्त की नाभि कौन सा बिंदु है वो दिया हुआ होगा, कौन सी रेखा दीर्घवृत्त की नेता है वो दिया हुआ होगा, और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी है वो दे रखा होगा, जो कि 0 और 1 के बीच में तो होगी ही, लेकिन 0 और 1 के बीच में कितनी है। जैसे ई का मान 1/2 हो सकता है, ई का मान 2/3 हो सकता है, ई का मान 0.9 हो सकता है, या ई का मान 4/5 हो सकता है। 1 से छोटी कोई भी पॉजिटिव नंबर ई का मान हो सकता है। तो नाभि, नेता और उत्केंद्रता दिए होने पर हम दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना चाह रहे हैं। तो मान लो नाभि ये बिंदु है और नेता ये है। पहले हम अक्षों का चयन करेंगे, एक्सिस कहाँ मानने हैं, ताकि दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, जिसको कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अब जो दीर्घवृत्त हमें निकालना है वो ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होगा जिसकी, जैसे बिंदु P यहाँ पर है, इस समय इसकी नाभि से दूरी PS और नेता से लांबिक दूरी PM का अनुपात अचर होगा, वो E के बराबर होगा। और P इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कि PS/PM EI जहाँ जहाँ जा सकता है, P की उन सारी स्थितियों को मिलाने से जो कर्व बनेगा वो एलिप्स कहलाएगा। अब हम अक्षों का चयन करते हैं, तो उसके लिए तरीका ये होगा, जो नाभि है उससे नेता पर लंब डाल दें S के। ये लंब एक रेखाखंड बन गया S के। फिर इस रेखाखंड को E/1 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु चयन करें। मान लो A बिंदु इस रेखाखंड SK को E/1 में विभाजित करता है। E/1 में E 1 से कम है, इसलिए A बिंदु S के ज़्यादा करीब होगा, K से थोड़ा दूर होगा, यानी S और K के मध्य बिंदु जो है उससे थोड़ा S की तरफ होगा। तो ये तो हो जाएगा रेखाखंड SK को E/1 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु, और इसी रेखाखंड SK को इसी अनुपात E/1 में बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु, वो रेखाखंड SK से
लेफ्ट साइड में कहीं होगा, मान लो यहाँ मान लेते हैं ए डैश। तो ए डैश इस रेखाखंड एस के को भाग विभाजन करता है। इसका मतलब यह है कि ए डैश की एस से दूरी यानी ए डैश एस और ए डैश की के से दूरी यानी ए डैश के का अनुपात भी ए अनुपात 1 होगा। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये ए डैश इधर क्यों होगा, जैसे रेखाखंड एस के को ए अनुपात 1 में भाग विभाजन करने वाला बिंदु एस के रेखाखंड के अंदर तो कहीं होगा नहीं, क्योंकि भाग विभाजन है। तो वो कहाँ होगा बिंदु, इसी रेखा पर, या तो एस से लेफ्ट में या के राइट में। तो वो एस के लेफ्ट में क्यों होगा, क्योंकि इसमें ई 1 से कम है, तो राइट हैंड साइड में अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, यानी ए डैश एस दूरी छोटी और ए डैश की दूरी बड़ी होगी। वो तभी संभव है जब ए डैश इधर होगा। तो ए डैश एस दूरी छोटी और ए डैश की दूरी बड़ी होगी। तो वापस हम रिवाइज करें, क्या किया था हमने, नाभि से नेता पर लंब डाल दिया एस के, फिर रेखाखंड एस के को ई अनुपात 1 में अंत्य विभाजित करने वाला बिंदु ए और भाग विभाजित करने वाला बिंदु ए डैश ले लिए। फिर ये ए और ए डैश का मध्य बिंदु ले लिया, उसको नाम दे दिया ओ, ए डैश का मध्य बिंदु। तो क्योंकि मध्य बिंदु है इसलिए दूरी ओ ए और दूरी ओ ए डैश बराबर होंगी, तो हम इन दूरी ओ ए और ओ ए डैश को मान लिया, ये कोई डिस्टेंस होगी सेम, इसको नाम दे दिया ए। तो ये एक पॉजिटिव राशि हो जाएगी। अब हम अक्षों का चयन इस प्रकार करेंगे कि इस ओ बिंदु को तो हम मानेंगे मूल बिंदु या ओरिजिन। ओ ए दिशा में या ओ के दिशा में जो ये लाइन बनी हुई है, इसको हम मानेंगे एक्स एक्सिस, और ओ से गुजरने वाली और इस एक्स एक्सिस के लंबवत जो रेखा आएगी उसको मानेंगे वाई एक्सिस। ये अक्षों का चयन होगा। उसके बाद दीर्घवृत्त पर हम एक बिंदु P ले लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लेंगे, और अब इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वो इस दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो ये सारे काम हमें करने हैं, और इसको हम सिस्टमेटिक वे में यहाँ लिखें तो स्थिति ये बन जाती है। जो फिक्स बिंदु दे रखा है वो तो हमने यहाँ ले लिया S, और जो फिक्स रेखा LN दे रखी है नेता, वो ये है। S से इस नेता पे लंब एस के डाल दिया, और इस एस के को ई अनुपात 1 में अंत्य विभाजित करने वाला बिंदु ए हो गया और भाग विभाजित करने वाला बिंदु ए डैश हो गया। उसके बाद ये जो ए डैश रेखाखंड बना, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु ले लिया ओ से ए तक की दूरी और ओ से ए डैश तक की दूरी स्मॉल ए मान ली, तो ये ए से ए डैश तक की पूरी दूरी 2a हो जाएगी। अब ओ को मूल बिंदु, ओ के दिशा में एक्स अक्ष और ओ से गुजरने वाली और एक्स अक्ष के लंबवत रेखा वाई अक्ष, ये अक्षों का चयन कर लिया। अब हमने मान लिया कि जो इस दीर्घवृत्त का हम समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं उस दीर्घवृत्त पर स्वेच्छ बिंदु P है। P इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द एलिप्स रिक्वायर्ड। इस P के कोऑर्डिनेट्स भी मान लिए एक्स वाई। अब क्योंकि P एलिप्स पर है, दीर्घवृत्त पर है, तो दीर्घवृत्त की परिभाषा अनुसार P की नाभि से दूरी PS और P की नेता से लंबिक दूरी PM का अनुपात E होगा। इस बात का उपयोग करके P के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई में एक रिलेशन प्राप्त करना चाहेंगे जो कि दीर्घवृत्त का समीकरण कहलाएगा। तो इस फिगर को ध्यान में रखें, और दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, तो सबसे पहले हम लिखें कि माना दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता E है, जहां ये E <1 पॉजिटिव नंबर होगा, तथा दीर्घवृत्त की नाभि S है जैसा कि चित्र में है, और नेता LN है, ये LN रेखा नेता है। S से LN पर लंब S के खींचा, ये S के हो गया लंब। रेखाखंड S के को E अनुपात 1 में अंत्य तथा भाग विभाजन करने वाले बिंदु क्रमशः A और A डैश ले लिए, तो ये A बिंदु और A डैश बिंदु ले लिए। अब अक्षों का चयन के बारे में लिख दिया। S से LN पर लंब S के खींचा, रेखा S के को E अनुपात 1 में अंत्य तथा भाग विभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः A और A डैश हैं। माना A डैश बराबर 2a, जो पूरी डिस्टेंस है A से A डैश तक की वो 2a मान ली, और उसका मध्य बिंदु O मान लिया। O को मूल बिंदु, O के दिशा में x अक्ष और चित्रानुसार y अक्ष ली। अब क्योंकि A रेखाखंड S के को
अंत्य विभाजित करता है, रेखाखंड एस के को ए अंत्य विभाजित करता है ई अनुपात 1 में, तो हम कहेंगे कि ए की एस से दूरी और ए के से दूरी का अनुपात ई अनुपात 1 होगा। ए एस अपॉन ए के बराबर ई लिख दो या ई अपॉन 1 लिख दो। सिमिलरली ए डैश भी रेखाखंड एस के को ई अनुपात 1 में बाह्य विभाजन करता है, तो ए डैश की एस से दूरी और ए डैश की के से दूरी का अनुपात भी ई होगा। इसमें ए के को इधर ले जाएं और इसमें ए डैश के को इधर ले जाएं, तो ये इक्वेशन आ जाएगा ए एस इजिकल टू ई इंटू ए के और ए डैश एस इजिकल टू ई इंटू ए डैश के। ये दो इक्वेशन हमने बना के रख ली। अब हम जो चाह रहे हैं वो ये है कि नाभि एस उसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना चाहते हैं और ये नेता है उसका समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं। नाभि जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर एक्स अक्ष पर है और एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका सेकंड कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है, ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा और एस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ओ से एस तक की जो दूरी है वही होगी। तो हम नाभि के निर्देशांक ज्ञात करना चाह रहे हैं जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, और नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम ओ एस दूरी ज्ञात करना चाहेंगे और इधर ये जो नेता है इसका समीकरण निकालना चाह रहे हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये नेता है ये एक्स अक्ष के लंबवत यानी कि वाई अक्ष के समांतर है। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है एक्स बराबर अचर, और वो अचर उतना ही होगा जितना ये रेखा मूल बिंदु से दूर है, और मूल बिंदु से इस रेखा नेता की दूरी है ओके। तो एक्स बराबर ओके ये इस रेखा यानी नेता का समीकरण आएगा और इसके लिए हमें ये ओके दूरी ज्ञात करनी है। तो नाभि के निर्देशांक और नेता का समीकरण निकालने के लिए हमें दूरी ओ एस और दूरी ओके ज्ञात करनी है, और वो ज्ञात करने के लिए हमने ये दो इक्वेशंस बना लिए हैं और इन दो इक्वेशंस को एक बार जोड़ के और एक बार घटा के हमें दूरी ओ एस और दूरी ओके ज्ञात हो जाएंगी। तो पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो ए एस प्लस ए डैश एस, और दोनों की राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो ई कॉमन और ए के प्लस ए डैश के। अब हम चित्र में देख सकते हैं कि ए एस प्लस ए डैश एस को तो लिख सकते हैं ए डैश, ए से एस तक की दूरी, और ए डैश से एस तक की दूरी का योग हो जाएगा ए से ए डैश तक की दूरी यानी ए डैश। तो इसको चेंज करके लिख दिया ए एस प्लस ए डैश एस की जगह ए डैश, इधर ई एज इट इज। ए के और ए डैश की दूरी को ओ के रूप में व्यक्त कर दिया है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं दूरी ए के को हम कह सकते हैं ओ के माइनस ओ ए। तो ए के की जगह लिख दिया हमने ओ के माइनस ओ ए, और जो दूरी ए डैश के है ए डैश के, इस दूरी को हम लिख देंगे ए डैश ओ प्लस ओ के, ए डैश ओ प्लस ओ के। तो इनको ओके के रूप में व्यक्त कर दिया दोनों दूरियों को। जो वैल्यूज़ ज्ञात हैं वो रख दें। ए डैश का मान 2a है हमारे पास, जो जैसा कि हमने माना है ओ ए और ओ ए डैश बराबर ए माना है और उसका दोगुना यानी कि ए डैश बराबर 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर ओ के एज इट इज़ ओ ए का मान स्मॉल ए रख दिया, ए डैश ओ भी वही दूरी है स्मॉल ए, और ओ के एज इट इज़ स्मॉल ए कैंसिल हो जाएंगे, ओके और ओके 2 ओके हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई 2a बराबर 2e इंटू ओके, और 2 भी कैंसिल और ओके की वैल्यू a अपॉन ई आ जाती है। तो जो ओके की वैल्यू यहाँ आ जाती है a अपॉन ई, उससे हमें नेता का समीकरण आ जाएगा। क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा था कि नेता वाई अक्ष के समांतर रेखा है मूल बिंदु से ओके दूरी पर, अतः नेता का समीकरण हो जाएगा रेखा x बराबर ओके और ओके का मान a अपॉन ई आ गया, तो रेखा x बराबर a अपॉन ई, ये नेता का समीकरण हो गया। या इसको ई को इधर लेके लिख सकते हैं ई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमने नेता का इक्वेशन ज्ञात करके रख लिया। इसके बाद हम ज्ञात करें नाभि के निर्देशांक, और नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें जो दूरी ओ एस है वो ज्ञात करनी होगी, और इसके लिए हम इन्हीं दो इक्वेशंस जो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, जैसे यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा था, इनका अंतर ले लेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देंगे। 2 में से 1 इसलिए घटा रहे हैं कि ए डैश एस दूरी बड़ी है, ए एस दूरी छोटी है, चित्र में देख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे तो आएगा ए डैश एस माइनस ए एस, और राइट हैंड साइड में ई कॉमन और ए डैश के माइनस ए के। तो वो इक्वेशन ये आ जाती है। इक्वेशन 2 में से 1 घटाया, ए डैश एस माइनस ए एस, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस, ई कॉमन और राइट हैंड साइड का डिफरेंस। अब इन डिस्टेंसेस को हम चेंज करें, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं ए डैश एस दूरी को लिख दिया है ए डैश ओ प्लस ओ एस। ओ एस ज्ञात करना है इसलिए ओ एस रूप में लिख दिया है। ए डैश से एस तक की दूरी को लिख दिया है ए डैश ओ प्लस ओ एस, और इधर जो ए एस थी उसको लिख दिया है ओ ए माइनस ओ एस। ए एस
ये दूरी है AS, इसको लिख दिया है OA में से OS घटाओ, तो ये चेंज कर दिया। और इधर A डैश के माइनस A के, ये A डैश A हो जाएगा, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। A डैश से K तक की दूरी में से A की दूरी घटा देंगे तो A डैश A बच जाएगा। जो वैल्यूज़ ज्ञात है उनके मान रख दें। A डैश O का मान स्मॉल a है, OA का मान स्मॉल a है, और AA डैश 2a है। इधर माइनस a और प्लस a कैंसिल हो जाएंगे और OS प्लस OS 2OS हो जाएगा। इधर 2AE, 2 भी कैंसिल हो जाएंगे तो OS की वैल्यू आ गई AE। अब क्योंकि OS जो डिस्टेंस है O से S तक, ये AE प्राप्त हो गई, तो इस नाभि S के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे AE, 0। ये दूरी ही इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और क्योंकि ये x एक्सिस पर है इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो अतः नाभि S के निर्देशांक होंगे AE, 0। अब माना P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x y मान लिए हैं, जनरल कोऑर्डिनेट्स, दीर्घवृत्त पर स्वेच्छ बिंदु है, तो P एक बिंदु ले लिया दीर्घवृत्त पर। अब क्योंकि P दीर्घवृत्त पर है तो दीर्घवृत्त की परिभाषा से PS/PM E होगा, तो उसमें हमें P से दीर्घवृत्त पर जो लांबिक दूरी है ये और ये PS ज्ञात करनी होगी। तो दीर्घवृत्त नेता का समीकरण हमने प्राप्त कर ही लिया है, EX माइनस A बराबर 0, और P बिंदु के निर्देशांक XY हैं, तो P से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई PM, एक बिंदु से एक रेखा पर लांबिक दूरी का जो सूत्र होता है उससे निकालेंगे। और उसका तरीका है कि ये जो रेखा का समीकरण है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड तो 0 कर ली और सारे पद एक तरफ ले लिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ भी XY हैं उसकी जगह P के कोऑर्डिनेट्स रखने थे, तो इसमें y तो है नहीं, केवल x है, तो x की जगह P का कोऑर्डिनेट x ही रखेंगे और नीचे गुणांकों के वर्गों का योग। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है उससे हम ये लांबिक दूरी PM ज्ञात कर रहे हैं। x की जगह x ही रख दिया, y है नहीं, और नीचे अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x E स्क्वायर, और y का गुणांक 0 है तो y के गुणांक का वर्ग ये, तो ये PM आ जाएगा लांबिक दूरी। स्क्वायर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका स्क्वायर कर लें, तो इधर तो हो जाएगा EX माइनस A का होल स्क्वायर और नीचे रूट हट जाएगा तो E स्क्वायर। ये हमने PM स्क्वायर ज्ञात करके रख लिया। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस PS निकालना है। PS डिस्टेंस जो है दोनों के निर्देशांक उपलब्ध हैं, P के कोऑर्डिनेट्स XY और S के कोऑर्डिनेट्स AE, 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी x माइनस AE का होल स्क्वायर और सेकंड कोऑर्डिनेट 0, तो x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट, ये डिस्टेंस PS आ जाएगी। दूरी का सूत्र लगाया है, इसमें भी स्क्वायर कर दें तो PS स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो PM स्क्वायर और PS स्क्वायर निकाल लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि P हमने दीर्घवृत्त पर लिया है और दीर्घवृत्त की परिभाषा अनुसार दीर्घवृत्त पर जो भी बिंदु होता है उसकी नाभि से दूरी और नेता से लांबिक दूरी का अनुपात E होता है। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं, इसमें वैल्यूज़ रख दें। इसमें वैल्यू रखने के लिए हमने PS और PM की वैल्यूज़ पहले निकाल ली हैं, इसका पहले तो स्क्वायर कर लिया है और नीचे वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले लिया है, तो ये इक्वेशन हो गई PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। अब इसमें PS स्क्वायर का ये मान रख दिया जो अभी हमने ज्ञात किया, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो अभी PS स्क्वायर का मान ज्ञात किया था, और E स्क्वायर एज इट इज, और PM स्क्वायर का मान ये वाला हो गया जो अभी हमने लांबिक दूरी के सूत्र से ज्ञात किया था। ये इक्वेशन बनती है। इसमें जो x और y हैं वो P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने दीर्घवृत्त पर स्वेच्छ बिंदु ले रखा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का काम है, जो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। इधर सबसे पहले तो E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये होल स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2AX प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर, और ये y स्क्वायर एज इट इज़, इधर E स्क्वायर कैंसिल और ये वाला होल स्क्वायर भी खोल दिया, EX का स्क्वायर यानी A स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों के गुणनफल का दुगना और A का स्क्वायर, 2AEX दोनों तरफ हैं, कैंसिल हो गए। इसके बाद पदों को रीअरेंज कर दिया है, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह, E स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया, y स्क्वायर एज इट इज़, और A स्क्वायर E स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो इधर ले लिया, और ये वाला A स्क्वायर अपनी जगह, यानी x और y के पद लेफ्ट में ले लिए और अचर पद राइट में ले लिए। x के स्क्वायर के दोनों पदों में से एक्स स्क्वायर कॉमन और ये एज इट इज़, और इधर A स्क्वायर कॉमन। ये जो राइट हैंड साइड का एक कांस्टेंट है, इसे 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में इस कांस्टेंट का भाग दे दें, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर का। तो फर्स्ट टर्म में
1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। इधर 1 माइनस ई स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और ये बचा केवल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर अपनी जगह, और नीचे वाला जो ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको एक नया नाम दे दिया बी स्क्वायर। ये तो पता ही है कि ये पॉजिटिव टर्म होगी क्योंकि ए पे स्क्वायर लग रहा है और ई स्क्वायर 1 से छोटा है तो 1 माइनस ई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। इस पूरी राशि को एक नया नाम दे दिया बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है, जहां जो बी स्क्वायर है वो इतना है। तो इस तरह से हमने नाभि, नेता और उत्केंद्रता, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेंट्रिसिटी दी हुई होने पर इलिप्स का इक्वेशन ज्ञात किया है। और इलिप्स का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए जो एक्सिस का चयन हमने किया है वो इस पर्टिकुलर तरीके से किया है ताकि इलिप्स का इक्वेशन मानक रूप में आए। इस प्रकार से अक्षों का चयन करने की बजाय अगर एक्सिस कहीं भी मान लेते और इलिप्स कहीं भी होता तो इक्वेशन तब भी आती, लेकिन इस इलिप्स की इक्वेशन इस मानक रूप में नहीं आती। इस मानक रूप में क्या खास बात है, इसमें एक एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक वाई स्क्वायर की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म। जबकि अगर ये सिचुएशन होती कि एलिप्स कहीं भी है और अक्ष हमने अपनी मर्जी से कहीं भी मान लिए, तो ऐसी स्थिति में इस एलिप्स की जो इक्वेशन आती उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पद तो होते ही, उसके अलावा एक्स इंटू वाई का पद भी हो सकता था, एक्स की सिंगल पावर वाई की सिंगल पावर का पद भी हो सकता था और कांस्टेंट भी हो सकता था। वो भी एलिप्स की इक्वेशन होती, लेकिन वो मानक समीकरण नहीं कहलाती। ये हमने मानक समीकरण ज्ञात किया है। तो एलिप्स की डेफिनेशन, एलिप्स का कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ये हमने आज पढ़ा एलिप्स के बारे में। इससे आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।